नमस्कार, टीवी 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीधी बात माननीय के साथ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी। अरुण जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। साहू साहब के बारे में अगर हम बताना चाहें, अभी हाल ही में प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी और इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण एक चुनौती इनके सामने बड़ी थी कि पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हें अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। और चूंकि साहू साहब जो है वो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए और बड़े नेता भी रहे हैं। युवा से ही एबीपी जब कॉलेज के समय में युवा से ही लगातार राजनीति में रहे और जनसंघ से परिवार इनका रहा है। निश्चित रूप से बचपन से ही इन्होंने राजनीति देखी है। तमाम ऑल ओवर हम चूंकि अब तो डिप्टी सीएम बन गए हैं और मुश्किल से अभी 6 महीने ही होने हुए हैं, पूरा अभी 5 साल लगभग बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से बड़ा काम, बड़ा दायित्व और लगभग चुनौतियां बहुत सारी है अभी छत्तीसगढ़ में। तो हम सभी ओवरऑल सभी तमाम बातों पर हम विषय पर चर्चा करेंगे और साफ साफ से जानेंगे कि आखिर सरकार को लेकर और प्रदेश को लेकर, प्रदेश की जनता को लेकर किस तरह से इनका एक व्यू है, क्या सोच है, क्या विचार है, हम समझेंगे। साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप तो युवा नेता रहे हैं, जनसंघ से आपका पूरा परिवार जुड़ा रहा है, आप करीब से देखें राजनीति को, हम ये समझना चाहेंगे कितनी चुनौतीपूर्ण थी आपके लिए यहां तक पहुंचने में? जी हाँ, ये सही है कि मैं पारिवारिक रूप से, विचारधारा से काम करते करते आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। पिताजी मेरे राजनीति में थे और बचपन में उनके सानिध्य में विचारधारा से परिचय हुआ और उनके साथ 10 साल की उम्र से पार्टी का झंडा डंडा उठाना, ये करते करते संघ की शाखाओं में जाना और फिर बाद में छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर काम करते करते युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और फिर 2019 में पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और सांसद निर्वाचित हुआ। अगस्त 2022 में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और जिस समय मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उस समय प्रदेश का वातावरण, जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, मैदान में नहीं है, सब तरफ केवल कांग्रेस और भूपेश बघेल है, इस तरह का एक वातावरण पूरे प्रदेश भर में खड़ा किया गया था। और ऐसे चुनौती भरे समय में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी पार्टी ने, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने। पर मुझे मालूम था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। हर एक मतदान केंद्र स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार, मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम, उनमें उत्साह और ऊर्जा भरने का काम और उनको साथ लेकर एक साथ आगे बढ़ने से हर हालत में हम अपनी सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, यह विश्वास था और उसी तरीके से मैंने काम करने की शुरुआत की। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लिया, सभी नेताओं को साथ लिया और एकजुट हम लोगों ने प्रयास किया और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला। ऐतिहासिक जीत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से, विधानसभा सीटों के हिसाब से और ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मुझे काम करने का जुनून है, शौक है। मैं पूरा अपनी क्षमता, अपनी ताकत लगाकर बचपन से जो जिम्मेदारी मिलती रही है वो करते रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी को उसी तरीके से निभाया
और मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष होते हुए पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत मिली। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से इतनी बड़ी सफलता मिली और प्रदेश में सरकार बनी और सरकार आज मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। एक चीज और भी, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और बहुमत के साथ आए थे, बहुमत से बहुमत के साथ आए थे, सरकार में आपकी संख्या बहुत कम थी भाजपा की। ऐसे समय में किस तरह की और चुनौतियां थी आपके पास? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से हर वर्ग त्रस्त और परेशान था। जिस दिशा में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकार लेकर जा रही थी वो दिशा बहुत खतरनाक था और हर वर्ग उस सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहता था और उनकी अपेक्षाएं थी भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ाई लड़े, सड़क पे आकर लड़ाई लड़े, पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और वो हमने किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से चुनौतियां थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के मेहनत के दम पर, जनता के आशीर्वाद से उस चुनौती को हमने पार किया और हमारी सरकार बनी। निश्चित रूप से सरकार भी बनी, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, महतारी वंदन योजना, ये कितना कारगर साबित हुआ आपके सरकार के लिए? ये और 1,000 रुपए महीने भी लगभग महिलाओं को देना ही है। बड़ी संख्या में महिलाएं, आधी आबादी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, निश्चित रूप से 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि मिल रही है। माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक योजना हम लेकर आए और माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिला। वैसे भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का सहयोग मिला, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का, राज्य के अधिकारी कर्मचारी का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़ा वर्ग का, सामान्य वर्ग का, हर वर्ग का समर्थन मिला और इसीलिए इतनी बड़े जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो निश्चित रूप से जो मोदी की गारंटी हमने दी थी वो एक एक गारंटी हम समय पर पूरा करते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से 6 महीने भी सरकार हुए हैं और काम बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है, बहुत सी चुनौतियां हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं, किस तरह की चुनौती देखते हैं कि यार मुझे किस तरह से काम करना है? क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होती है। मुख्यमंत्री तो ठीक है, चलिए, उप मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जी देखिए, टीम वर्क से काम करने का स्वभाव है। नियत अच्छी हो, काम के प्रति जुनून हो तो रास्ते निकलते हैं। लगातार विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके विभाग के कामों को जनता तक लेकर जाना, छत्तीसगढ़ के भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर काम करना और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करना। छत्तीसगढ़ में काम की असीम संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में वो ताकत और क्षमता है विकसित छत्तीसगढ़ बनने की। उस दिशा में हम मजबूती से योजना बनाकर काम कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि 6 महीने हुए सरकार आई है भाजपा की और जो छत्तीसगढ़ियाबाद का उन्होंने एक नारा दिया था वो लगभग खत्म कर दिया और कोई काम भी नहीं कर रही है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, 5 साल का अपना हिसाब तो वो दे नहीं पाएंगे। किस गांव में विकास का काम किया, किस शहर में विकास का काम किया, ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ जनता को मिला, एक भी काम ये नहीं गिना सकते। 5 साल में हमने ये बिल्डिंग बनाई, हमने ये काम किया, एक भी बड़ा कोई काम 5 साल का इस सरकार का मुझे बता दे। सिवाय आरोप प्रत्यारोप के, जबानी जबा खर्च के, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। विकास तो किया ही नहीं, छत्तीसगढ़ को विनाश की दिशा में लेकर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया। किस दिशा में लेकर जा रहे थे छत्तीसगढ़ को? और इसलिए आज कांग्रेस आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबाज झांक कर देखे कि 5 साल की क्या उपलब्धि थी उनकी। बिल्कुल।
एक नक्सलवाद बड़ी समस्या है हमारे खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। एक कलंक के तरीके का होता है कि नक्सल छत्तीसगढ़ को लोग सिर्फ नक्सलवाद के नाम से आते हैं, बल्कि ना भिलाई, ना दुर्ग या बिलासपुर, ऐसा कहीं कोई नाम से नहीं जानते। बाहर अगर हम भारत में अगर जाएं तो सिर्फ नक्सलवाद के नाम से वो सिर्फ ये पूछते कि देखिए 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो न केवल बस्तर, सरगुजा भी नक्सल इफेक्टेड था। सरगुजा का एक बहुत बड़ा एरिया नक्सलवाद से प्रभावित था। बलरामपुर वाला बेल्ट जो था, बलरामपुर जसपुर का जो इलाका है, हमारी सरकार के रहते हुए वहां से सरगुजा संभाग को पूरी तरह से नक्सल मुक्त किया और 2018 तक बस्तर में भी एक बहुत से छोटे हिस्से में हमने समेट दिया था नक्सलवाद को। पर जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को पाला पोसा और फिर से उसका प्रसार हुआ, शहरों तक नक्सलवाद की जड़ें आ गई। अब जब फिर हमारी सरकार बनी है, केंद्र सरकार की मदद से, सहयोग से हमारे सुरक्षा के जवान पूरी ताकत से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। नक्सल मुक्त होना इसलिए आवश्यक है कि जब तक शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी, जब तक कानून का राज नहीं होगा, तब तक विकास संभव नहीं है। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़े, और इसलिए बस्तर को नक्सल मुक्त करने की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में देश आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। 150 नक्सली 6 महीने में ही ढेर हुए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसे? निश्चित रूप से यह सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है। जिस योजनाबद्ध तरीके से हमारे सुरक्षा के जवान काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। न केवल 150 के बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, आत्मसमर्पण भी किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से बस्तर जैसे जगह को तो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। बेहद खूबसूरत जगह है और बेहद शांत भी रहा है काफी समय तक, लेकिन नक्सलवाद के चलते अब वो क्षेत्र थोड़ा सा परेशानी में है, दिक्कत में है, वहां के लोग बहुत परेशान हैं। तो बड़ी एक सफलता है, अभी 6 महीने में ही 150 नक्सली ढेर हुए। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, चूंकि कोरबा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इस बार लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। दूसरा, लगातार मंत्री वहां पर प्रचार प्रसार के लिए जाते रहे हैं, लगातार प्रयास करते रहे हैं, सरकार आपकी, उसके बावजूद भी वहां पर कोरबा सीट हार गई। कैसे देखते हैं? पार्टी उस पर विचार कर रही है, पर मैं आपसे कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 11 में से हमने 10 सीटें जीती है और उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस ने अपने सारे दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, और उसके बावजूद हमने अपने साधारण कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया था। वो जीत कर आए। चाहे मैं बस्तर की बात करूं, चाहे मैं महासमुंद की बात करूं, हमारे साधारण कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों को पराजित करके जीत हासिल की। तो 10 सीटें जितना भी बड़ी उपलब्धि है, यह सही है कि हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। इसकी तैयारी में पार्टी काम कर रही थी, पर कोरबा लोकसभा में हमें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कोरबा की हार भी बहुत बड़ी वोटों से हार नहीं हुई है, फिर भी पार्टी उस पर विचार कर रही है। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आप पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं और ऐसे बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। हम पूरे प्रदेश की बात करें, क्योंकि बड़ा अगर कंस्ट्रक्शन का काम अगर बात करें और निर्माण का काम करें, ऐसा बहुत सारा है। खासकर हम रायपुर शहर की ही बात करें, स्काई वॉक की, बड़ा एक हमेशा से ही वो एक परेशानी का सबब रहा है आम जनताओं के लिए। आने जाने में काफी तकलीफें, परेशानी, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही है। उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? स्काई वॉक के
इस हालात के लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने स्काई वॉक के नाम पर राजनीति की, स्काई वॉक के निर्माण होने से रोका, अवरोध पैदा किया, और आज हमारी सरकार स्काई वॉक को लेकर गंभीर है। बहुत जल्दी उस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे और बहुत जल्दी उस पर निर्णय होकर काम करेंगे। जहां तक प्रदेश में निर्माण कामों की बात है, हमारी सरकार जब से बनी है लगातार हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे अधूरे निर्माण कामों को पूरा किया है, नए काम स्वीकृत किए हैं, नए कामों के लिए प्रक्रिया जारी है। तो तेज गति से निर्माण के काम हो रहे हैं। आने वाले समय में उसमें और तेज गति आएगी और छत्तीसगढ़ में शहरों का जाल बिछेगा और विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप उप मुख्यमंत्री भी हैं और एक आपका एक टारगेट भी होगा कि यार मैं अगर मंत्री बन जाऊं या मंत्री बना हूं या मंत्री बन गया हूं तो एक मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रदेश के लिए क्या एक रूपरेखा या सीमा रेखा तय करूं कि एक अच्छे विकास की ओर जाए। एक सोच होती है। किस तरह का आप इस पे सोचते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले कर जाने की आवश्यकता है और हमारी सरकार ने 2047 विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना को लेकर काम करने की शुरुआत की है। अभी हम 2030 के विजन पर काम कर रहे हैं कि 2030 में छत्तीसगढ़ किस स्टेज पर होना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं छत्तीसगढ़ को इस बीच उपलब्ध करानी चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार विजन डॉक्यूमेंट बना रही है और निश्चित रूप से हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूं, चूंकि नया रायपुर विकसित हो चुकी है और लगभग 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो जो परिकल्पना थी सरकार की, आपकी ही सरकार थी, उस परिकल्पना थी, वो परिकल्पना में कहीं भी वो नहीं खरा उतर पाई। खर्चे बहुत किए, रोड हमने बना दिए, तमाम चीजें किए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, लेकिन आज भी वैसे के वैसे ही है और बड़े आपराधिक वहां पर मामला जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को विकास के मामले में बहुत पीछे छोड़ा है। जहां पर हम 2018 में छोड़कर गए थे विकास के काम, वहीं पर ठहरा हुआ है। पर हम प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए। उस दिशा में हमारी सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। एक आखिरी प्रश्न मेरा, चूंकि अब चुनाव भी फिर से होने वाले हैं, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो क्या अब हैट्रिक की भी तैयारियां चल रही? क्योंकि लगातार ये भी होती कि फिर से चुनाव की तैयारी फिर से, क्योंकि इंडिया लेवल पे सेंट्रल जो नेतृत्व है वो फिर से अभी चुनाव की तैयारी कर दी है केंद्रीय लेवल पे, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने। अब हम अगर प्रदेश की बात करें तो अभी तीसरी नगर निगम चुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी। किस लेवल पे तैयारी चल रही, क्या चल रही है? जी देखिए, आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन हो रहा है, वार्डों की परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है नगरीय निकाय के वार्डों के परिसीमन करने का। परिसीमन हो जाने के बाद फिर मतदाता सूची का काम होगा, फिर चुनाव के कार्यक्रम बनेंगे, आरक्षण की व्यवस्था बनेगी। तो हमारी सरकार नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है और निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। अभी डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से एक प्रश्न और भी मेरा रहेगा, चूंकि अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं। उन लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट लगातार 400 की बात हो रही थी, इस बार चुनाव में जैसा चाह रहे थे वैसा स्थितियां नहीं बन पाई। इसकी क्या वजह मानते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, ये सही है कि अनेक राज्यों में हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, पर अनेक उपलब्धियां भी इस लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को मिली है। 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला है। 1962 के बाद, और 1962
वो दौर था जब कोई एक राजनीतिक दल दिखती थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अन्य राजनीतिक दलों की वैसी ताकत, वैसी क्षमता नहीं थी। पर आज इतने सारे राजनीतिक दल हैं, सबकी अपनी ताकत है, उसके बावजूद एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। और जो कांग्रेस की गठबंधन जितनी सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, उतनी भी सीटें तथाकथित इंडी गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना है, उनको उतनी भी सीटें नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिली है। और इसलिए ये लोकसभा का चुनाव का परिणाम बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी सफलता एनडीए भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और एक बड़ी उपलब्धि और आप कह सकते हैं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। बीजेडी की सरकार होते हुए भी वहां 21 में से 20 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट जीते हैं। तो ऐसी बड़ी उपलब्धियां भी हुई है। ये सही है कि कुछ राज्यों में हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, पर जो सीटें आई हैं, जो बहुमत आया है, तीसरी बार सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह है अरुण साय जी, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, जिन्होंने अपनी पूरी बातों को बेबाकी से रखा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक विजन लेकर तैयारी कर रही है सरकार। निश्चित रूप से आने वाला छत्तीसगढ़ का दिन विकास की ओर अग्रसर होगा। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनकी भी भागीदारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मंत्री जी। धन्यवाद। धन्यवाद।